न्यूक्लियस। अच्छा, बात करते हैं न्यूक्लियस की। सभी प्रेजेंट है ना? सभी आगे ना? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट न्यूक्लियस, मुझे बताइए। देखिए, ये मैंने एक सेल बनाई। क्या बनाई मैंने? कि सेल। सेल के अंदर मैंने ये बनाया न्यूक्लियस। क्या बनाया? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन। क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। अच्छा, ये क्या साइटोप्लाज्म है? क्या क्या है ये? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, ये क्या हमारा न्यूक्लियस? क्या है ये? न्यूक्लियस। सभी ध्यान से सुनो। हमारे सेल के अंदर हमारा डबल मेम्ब्रेन एक बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हमने दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। तो आज पूरा हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियस? क्या सभी को क्लियर है न्यूक्लियस क्या है? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? कोई मुझे बता सकता है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं? न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, कब किया था ये? 1831। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस न्यूक्लियस को क्या किया? डिस्कवर किया। क्या सभी को क्लियर है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में किया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताइए, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन कोई मुझे बता सकता है? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? पहला पॉइंट, ये क्या सेल बनाई? सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाया? डीएनए। क्या बनाया? डीएनए से बनता आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनते हैं? तो साइटोप्लाज्म में क्या बना? प्रोटीन। क्या बना? अब ये प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन के एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या एक्टिविटीज चलती हैं, ये सब प्रोटीन या एंजाइम इसको कंट्रोल करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियस है, उसको कंट्रोलर ऑफ द सेल बोल दूं। क्या सेल को कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। क्या इसको मैं डायरेक्टर ऑफ द सेल बोल सकता हूं? यस सर। तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या? न्यूक्लियस कंट्रोलर बोलूं या इसी को क्या बोलूं? डायरेक्टर ऑफ सेल। यह सेल का डायरेक्टर बोलूं या इसको कंट्रोलर न्यूक्लियस बोलूं या कंट्रोल ऑफ द सेल बोलूं? क्योंकि सेल की जितनी भी साइटोप्लाज्म, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन या एक्टिविटीज चलती है, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। क्या इतनी वर्ड क्लियर है? ठीक है। अब एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे बताना फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है? आज की नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है ना? ले लेना कल के भी। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन याद रखना, इट कंट्रोल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। क्या ये लाइन क्लियर है आपको? ये लाइन क्लियर है? क्या सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रही है, क्या न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली। सेकेंड फंक्शन, मैं इसको, इसमें क्या होता है, ये मैं एक लाइन लिख रहा हूं, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। अच्छा, सेल के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्या डीएनए क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? तो मैंने लिखा है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। क्लियर है सभी को? एक वर्ड हो रहा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अच्छा इसका मतलब क्या इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस आप सभी जानते हैं, क्या जो हमारे डीएनए क्या वो जेनेटिक मटेरियल है? क्या एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जाएगा? क्या हमारा डीएनए न्यूक्लियस जो है, क्या उसका इनहेरिटेंस होगा? तो इनहेरिटेंस समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस का फंक्शन एक क्या हमारा? इनहेरिटेंस। और एक और फंक्शन है इसका
एक लिख रहा हूं मैं सेल ग्रोथ, क्या लिख रहा हूं मैं, सेल ग्रोथ भी हमारा किसका फंक्शन है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। जब सेल प्रोटीन बनाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ करेगी। तो हमारे इसका फंक्शन क्या है, सेल का ग्रोथ या इनहेरिटेंस, या स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या कंट्रोल करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर। तो आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस की बात करते हैं, क्या न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसको कंट्रोलर ऑफ द सेल या कंट्रोलर न्यूक्लियस बोल सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोल सकते हैं। अच्छा, किसको कंट्रोल करता है, क्या सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, क्या इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, क्या सेल की ग्रोथ में काम करता है? क्या क्लियर, नॉट क्लियर? अब आता है कि जो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है और किसके अंदर एब्सेंट होता है? ठीक है, चलो ये बाद में ले लेना, फिर इसको समझ लो, पहले बाद में नोट करना। पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, अगर न्यूक्लियस का नंबर 1 है, कितना है, अगर न्यूक्लियस का नंबर कितना है 1, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे उसको? अब ये जो हमारे न्यूक्लियस का नंबर 1 है, इसका एग्जांपल किस में देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जितनी हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, अगर न्यूक्लियस का नंबर 2 है, अगर न्यूक्लियस का नंबर कितना है 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे उसको, बाई न्यूक्लिएटेड। अच्छा मुझे बताइए इस किस में देखने को मिलेगा, एग्जांपल आपने देखा होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम में हमको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो हमारे बाई न्यूक्लिएटेड। इससे क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि जो बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो किस में देखने को मिलता है, पैरामीशियम। थर्ड, अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मोर देन 2 न्यूक्लियस, अगर किसी के अंदर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा किस में देखने को मिलेगा, बता सकता है कोई, राइजोपस, राइजोपस में देखने को मिलेगा, और वाउचेरिया, वोचेरिया में देखने को मिलेगा। और ये एक एग्जांपल हो रहा है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में भी हमको 2 से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि एक न्यूक्लियस किसके अंदर मिलता है। तो जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है ना, एक्सेप्ट आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आपको याद रखना, जो यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है वो हमारी मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, और हमारा जो 2 न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, वो किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। अच्छा, मोर देन 2 न्यूक्लियस किसमें देखने को मिलेगा, राइजोपस, वाउचेरिया और एंडोस्पर्म। क्या क्लियर है आपको? क्या आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए? अच्छा मुझे बताइए, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस, 2 या 3, क्या उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या क्लियर है? ये क्लियर है, नहीं है? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन और कर लिया जाए, मुझे बताइए, अब बात करते हैं न्यूक्लियस अब्सेंट। न्यूक्लियस किस में अब्सेंट होता है, किस में होता है, मैच्योर मैमेलियन, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, जो हमारी मैच्योर हो सकती, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी उसमें होता है। और हम एक और लिख सकते हैं, फिलोयम, सीव ट्यूब सेल, जो फिलोयम सीव ट्यूब सेल होती है उसके अंदर भी हमारा क्या होता है। अच्छा आपसे क्वेश्चन कर लिया है, ध्यान से सुनना। ये सपोज मैंने एक आरबीसी बनाई, क्या बनाई मैंने, आरबीसी। ये अभी आरबीसी जो है ना, ये मैच्योर नहीं है। कैसी नहीं है, ये अभी कैसी है, कैसी है, इमैच्योर आरबीसी। कैसी है, इमैच्योर आरबीसी। अच्छा जब ये मैच्योर होगी तो सपोज अभी कैसी आरबीसी हमारी, इमैच्योर। अब ये आरबीसी जो है ना, अभी हमारी हो जाएगी मैच्योर। कैसी होगी ये भी, मैच्योर।
आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए, आपको पता है मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इमेच्योर आरबीसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अच्छा आपको पता है अगर जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्या वो सेल की सारी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी करेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, तो जितनी भी हमारी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगी तो वो हमारी न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। अब यहां पर मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो यहां पर कौन सेल की मेटाबॉलिज्म या इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? क्या मुझे कोई आंसर दे सकता है? सुनो ध्यान से, क्या ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा? क्या डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनता है? अब ये इतना प्रोटीन बना लेगा कि इसको सेल को पता है कि आगे जाके मुझे क्या होना है, मैच्योर। अब इस मैच्योर आरबीसी के अंदर हमारा ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा? अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम। जब प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं तो आरबीसी के अंदर जो सेल की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, ये प्रोटीन्स फिर इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। तो समझ में आया आपको? नहीं आया? समझ में आया? तो आप मुझे बताइए कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट या एब्सेंट? और इमेच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट। अच्छा एक होती है फ्लोएम सीव ट्यूब सेल, ये इसको याद रखना है, लर्न करना है। जो फ्लोएम सीव ट्यूब सेल होती है इसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये सब क्या होता है, एब्सेंट। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वुड यू कंसिडर मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एंड phloem sieve tube cell are living? आंसर दो, यस और नो। आंसर क्या जाएगा इसका? ये पढ़ो क्वेश्चन को, ये आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वुड यू कंसिडर मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एंड phloem sieve tube cell आर लिविंग? यस नो। क्या जाएगा इसका? यस जाएगा ना, ऑब्वियसली, बिकॉज हम लिख सकते हैं इसका आंसर, बिकॉज दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्लियर है? लिविंग होंगे ना, क्योंकि देखो ये क्या हमारा मैच्योर आरबीसी है। अब ये अगर नॉन लिविंग होता क्या यहां पर प्रोटीन बनता? तो प्रोटीन बना, एंजाइम्स बने, सेल की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, लिविंग होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसे हमारा phloem sieve ट्यूब जो सेल्स है इसके अंदर एक होते हैं कंपेनियन सेल, क्या होते हैं, और एक हमारे होते हैं phloem sieve ट्यूब सेल। अब ये जो अपना जो प्रोटीन जो एक्वायर करेंगे वो करेंगे कंपेनियन सेल से, इसके तरीके जैसे कि मैच्योर सेल से अपना प्रोटीन ले रहा है, ऐसे ही हमारे phloem sieve ट्यूब सेल किससे लेंगे, कंपेनियन सेल से लेंगे। तो मुझे बताइए ये भी लिविंग होंगे, नॉन लिविंग होंगे? लिविंग। क्या समझ में आया आपको? नहीं आया? आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं, नोट्स यहां से ले लेना, मैं आपको प्रीफर कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? समझना जरा। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। अब बेसिकली न्यूक्लियस के इंटरफेस की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इंटरफेस क्यों पड़ा और ये न्यूक्लियस इंटरफेस न्यूक्लियस क्यों पड़ा? क्योंकि हम एम फेस न्यूक्लियस भी तो लिख सकते हैं, इंटरफेस क्यों लिखा सबको समझाएंगे, ध्यान से समझना बस।
देखो जरा, ये लिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। क्या समझ में आ रहा है सभी को? ये मैंने बोर्ड क्या बना रखा है? पूरा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हमारा? न्यूक्लियस। क्या है हमारा? आप सभी को पता है न्यूक्लियस। क्या ये न्यूक्लियस की कवरिंग है? क्या क्या है न्यूक्लियस की? क्या इसको मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्या बोलूं इसको मैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप सभी को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमारी एक आउटर है और एक कैसी है? इनर। तो ये आउटर वाली है, इनर वाली है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसको क्या लिखूंगा मैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, आप सभी को पता है मैंने ये जो एरिया बना रखा है, ये क्या बना रखा है? क्या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है? अच्छा, न्यूक्लियस के ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली कौन सी है? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर मुझे बताइए, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे बोलो, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मिलेगा? सेल के अंदर क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल बैठा होगा? अब जो जेनेटिक मटेरियल बैठा होगा ना, ये बैठा होगा क्रोमैटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमैटिन। क्या क्लियर है ये लाइन? कहां जा रहे हो बेटा? आज क्लास नहीं लेनी? बायोलॉजी क्लास नहीं लेनी आज? अच्छा, कोई नहीं। ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। आप मुझे बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन, जब इंटरफेस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या हम सब में पहले इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्या पढ़ेंगे इसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और थर्ड पढ़ेंगे इसमें क्रोमैटिन। क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटिन क्या होता है? और फोर्थ पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? फोर्थ न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब सुनो, न्यूक्लियोलस क्या होता है, कहां होता है? क्या सभी को क्रोमैटिन दिख रहा है? अब क्रोमैटिन के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोलस। क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? नहीं आ रहा है? तो इंटरफेस न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्रोमैटिन होता है और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो डिटेल से वन बाय वन इसको पढ़ने वाले। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब सुनो और बात सुनो, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने बनाया है ना, देखो, ये हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बीच में एक स्पेस दिखा दे रहा है सभी को। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बीच में पढ़ा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसके अंदर बेटा इसमें प्रेजेंट होगा क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या प्रेजेंट होगा? पेरी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस है उसका जो साइज या कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर। ये याद रखना है, 10 to 50 नैनोमीटर होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का साइज। क्या सभी को क्लियर है?
अब सुनो, क्या ये जीगे आपको ये पोर दिखाई दे रहे? अब सुनो, देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज हो जाती है, कैसे हो जाती है? ऐसे फ्यूज हो जाती है, याद रखना है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज हो जाती है, तो ये हमारा एक पोर बनता है। क्या बनता है? पोर बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस पोर का नाम क्या है हमारा, ये बताओ, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। यहां लिख देते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या क्लियर है सभी को? अब जो न्यूक्लियर पोर होता है ना, इस पे ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर होती है हमारी किस पर? न्यूक्लियर पोर पे। ध्यान से सुनना, देखो ये कैसे बनते हैं ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 हो गया? ऐसे यहां पर होता है 8 ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर पोर पर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सभी को दिखाई दे रही है? ठीक है, ये जो है इसका नाम क्या दिया हमने? ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, ये किसकी बनी होती है? कौन मुझे बताएगा? ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? बता सकता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की ये हमारी बनी होती है। क्या क्लियर है आप सभी को? क्लियर नॉट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर क्या रह गया? कुछ नहीं रहा बस। ठीक है, आप ध्यान से सुनना क्या होता है। अच्छा एक बात और, आपने सभी, जब मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहा था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा रहा था, आपसे मैंने बोला था कि जो हमारी न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे ईआर निकली होती है। बताया था क्या होती है? क्या ये ऐसे ईआर होती है? इस पे क्या होती है ये? आप सभी को पता है ईआर पर हमने बताए थे क्या? राइबोसोम। क्या बताए थे? क्या ये राइबोसोम्स होते हैं? मुझे बताएगा कौन से राइबोसोम होते हैं? 80s 70s? अच्छा, राइबोसोम जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियर आउटर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, याद रखना। देखो ये राइबोसोम्स क्या सभी को दिख रहे हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन पे या इनर मेम्ब्रेन पर? क्या कॉन्टिन्यूअस? देखो अब और सुनो एक बात और, मुझे बताइए ये जो ईआर बनेगी, ये आरईआर बनेगी या एससीआर बनेगी? क्या बनेगी? आरईआर। ये जो राइबोसोम्स होंगे वो कौन से टाइप के होंगे? राइबोसोम्स कौन से होंगे? 80s। क्या क्लियर है आपको इतनी बात? क्लियर नॉट क्लियर? अच्छा, यहां पर आरसीआर बनेगा, एससीआर क्या बनेगा यहां पर? आरईआर। तो आपसे जरा रिवीजन करा लेते हैं, ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। एक वर्ड सुनो, इंटरफेस क्यों लिखा मैंने? इंटरफेस इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर सेल प्रिपरेशन करती है। जब सेल डिवीजन करती है उससे पहले सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एम फेज या माइटोटिक फेज में हमारा सेल क्या करेगी? डिवीजन करेगी। तो उससे पहले हमारा इंटरफेस चलेगा। तो इंटरफेस में हमारी सेल क्या करेगी? प्रिपरेशन करेगी। क्या करेगी? तो यहां पर अभी न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, यहां पर न्यूक्लियस सिंगल होगा। तो इसलिए हमको स्टडी करना और बेटर होता है इंटरफेस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखना। समझ में आ रहा है? अब सुनो क्या होता है, मुझे बताइए। क्या मैंने एक साइटोप्लाज्म बनाया? साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बनाया। क्या न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन देखा? अच्छा मुझे बताइए, सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म होता है? साइटोप्लाज्म में क्या हमने न्यूक्लियस रखा? न्यूक्लियस के अंदर क्या एक और लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर होती है? क्या क्रोमैटिन के अंदर भी हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या आप सभी को क्लियर है? आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, तो मुझे बताइए क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन होगा, और क्या आएगा हमारा? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आएगा हमारा? अब सुनो, मुझे बताइए क्या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया? अच्छा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या दोनों फ्यूज हो गए? क्या ये दोनों फ्यूज हुआ था? अच्छा मुझे बताइए, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
क्या उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या अराइज हो रही है? क्या उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है? जब उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो आरईआर होगा, एससीआर होगा? क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा वो? अच्छा मुझे बताइए, अब सुनो, एक और लाइन रहेगी, एक और चीज रहेगा इसके अंदर, सुनो। अच्छा ये सब कुछ हो गया ना, ठीक है, मुझे बताइए न्यूक्लियर पोर कब बनता है? जब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है तो हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियर पोर। क्या यहां पर ये न्यूक्लियर पोर बना होगा? अच्छा न्यूक्लियर पोर पर फिर हमारा क्या प्रेजेंट होता? क्या होता? ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आप सभी को बताया क्या ये हमारी ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है? किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्लियर है आप सभी को? अच्छा आप मुझे बताइए, जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन पर, वो 80s होते हैं 70s होते हैं? कैसे होते हैं? 80s। ठीक है, अब सुनो, क्या आप मुझे बताइए न्यूक्लियस है, आप सभी को पता है सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म को कोई स्केलेटन प्रोवाइड करता है, तो हम सीखेंगे साइटोस्केलेटन। क्या सीखते हैं? अब न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, अब उसको भी मेंटेन करना है पूरे उसको, तो एक स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलते हैं? अब न्यूक्लियर लैमिना कैसे बनती है तो ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये हमारी न्यूक्लियर लैमिना बनाई, ये क्या बनाया मैंने? ये न्यूक्लियर लैमिना है, ये मैंने बनाया न्यूक्लियर लैमिना। ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर लैमिना। क्या इतनी बात क्लियर आप सभी को? न्यूक्लियर लैमिना, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? है उतारना चाहोगे? हैं या ले लोगे? ठीक है, फिर समझ में आया नहीं आया? बस ये फाइनली बताइए, समझ में आ गया? आगे मूव करें, ठीक है, वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या पढ़ेंगे? फिर उसके बाद और फिर उसके बाद आज पूरा फिनिश कर देंगे ये वाला, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आए ना तो ऑनलाइन भी देख लेना, ठीक है? अगर कोई वर्ड में दिक्कत हो, समझ में आ रहा है? आप सभी को नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखने वाले हैं ये बताओ? फर्स्ट क्या देखेंगे भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मुझे बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात क्लियर है? न्यूक्लियस कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? क्या इसके अंदर हमारी कौन सी होती है? फर्स्ट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, ये लाइन मुझे बताओ, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनती है क्या वो ईआर से बनती है? तो मैं लिख सकता हूं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय ईआर। तो मैं मुझे बताइए इसमें क्या लिखूंगा? इट इज फॉर्म्ड बाय किससे? ईआर। ईआर की फुल फॉर्म और मेनली आरईआर या एससीआर, क्लियर है? अच्छा एक लाइन और, इट बियर, क्या होते हैं इसके ऊपर? राइबोसोम्स। कौन से टाइप के होते हैं? ये लाइन क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अच्छा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद कौन सी आती है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप मुझे बताइए जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से होते हैं? मैं लिख सकता हूं यहां पर, मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, स्पेस इनसाइड द इनर न्यूक्लियर। अच्छा ध्यान से सुनना सभी, ध्यान से,
स्पेस इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइनेड बाय, क्या होते हैं वहां पे, न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर लैमिना जो होती है ना, ये हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको याद रखना है, मैंने बताया था ना आपको, यहां पे देखो सभी लोग, ये हमारी क्या, ये न्यूक्लियर लैमिना है कि किससे अटैच है, इनर से या आउटर से, कि यही बनाएगी ना इसको। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइनेड बाय, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, स्पेस इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइनेड बाय न्यूक्लियर लैमिना। सभी को समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक लाइन और है, मुझे बताओ पेरी न्यूक्लियर स्पेस वो कहां प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट बिटवीन बोथ द मेम्ब्रेन, बोथ द मेम्ब्रेन। इसका साइज बताना, साइज कितना होता है, साइज 10 to 50 नैनोमीटर। क्या ये वर्ड याद रहेगा आपको। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस को कवर्ड करती है हमारी कितनी मेम्ब्रेन, तो मुझे था आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसको कौन बनाता है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कौन करता है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है टू मेम्ब्रेन के बीच होता है। अच्छा वो कितना साइज होता है, ये एनसीईआरटी का डाटा इंपॉर्टेंट, क्लियर है सभी को, अरे क्लियर नॉट क्लियर, आगे मूव हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या वो हमारे न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे, किसका फॉर्मेशन कर रहे थे वो, न्यूक्लियर पोर। क्या लिखा मैंने, न्यूक्लियर पोर। क्या मुझे बता सकता है न्यूक्लियर पोर एक्चुअली है क्या, किससे बनती है, फ्यूजन से बनती है। अच्छा मुझे बताइए जो न्यूक्लियर पोर है, एक लाइन लिख रहा हूं, न्यूक्लियर पोर एक्चुअली है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या फ्यूजन होती है, क्या होती है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ, अच्छा किसका फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फ्यूज करती है, क्या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, बोथ द मेम्ब्रेन। कितनी बात क्लियर है, न्यूक्लियर पोर कब बनता है, जब हमारी दोनों मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज करती है, ठीक है, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा मुझे इधर देखो भाई, कि न्यूक्लियर पोर के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर है उस पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टागोनल डिस्कॉइड लाइक स्ट्रक्चर, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोल सकता हूं इस पर हमारी न्यूक्लियर पोर जो बना है ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मुझे बताइए किसकी बनी होती है, न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन की बनी होती है क्या सभी को क्लियर है इतनी बात। अच्छा ध्यान से सुनो एक लाइन और, आप सभी को पता है ये मैंने क्या बनाया, ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या ये साइटोप्लाज्म है, अभी हमारा अंदर क्या है न्यूक्लियोलस, इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, क्या होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है, क्या होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में भी जा सकता है, मतलब बाहर से अंदर भी, और प्रोटीन बाहर से अंदर ये भी जा सकता है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। मैं आपसे पूछूं कि जो आरएनए और प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, क्या क्लियर है सभी को, क्या आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है,
समझ में आ रहा है? तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं यहां पर, न्यूक्लियर पोर में एक लाइन लिख रहा हूं मैं, बाय न्यूक्लियर पोर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन बोथ द, या लिखो इनको बाई डायरेक्शनल। क्या आपको समझ में आई लाइन? समझ में आया सभी को? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किस किसका? आरएनए और प्रोटीन्स का। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा एक लाइन हो, मैं लिख सकता हूं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, इसको कौन बनाता है? कौन बना रहा था इसको? ईआर। सबको क्लियर है? अच्छा एक लाइन और, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आप सभी को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मुझे बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये डिसअपेयर कब हो जाती है? डिसअपेयर ड्यूरिंग, कोई बता सकता है मुझे? प्रोफेज। कौन से में होती है? प्रोफेज। क्या क्लियर है आपको? तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर कब हो जाती है? प्रोफेज। अच्छा रीफॉर्म कब हो जाती है? रीफॉर्मिंग कब हो जाती है? रीफॉर्मिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो रीफॉर्म कब होता है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? कब होता है? ड्यूरिंग टीलोफेज। कब होता है? टीलोफेज। क्या समझ में आया? ये खत्म हो जाता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए न्यूक्लियर पोर, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फ्यूजन ऑफ बोथ द मेम्ब्रेन? जब दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती है तो क्या बनता है हमारा? न्यूक्लियर पोर बनता है। आप मुझे बताइए ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? न्यूक्लियर प्लाज्मिड प्रोटीन की बनी होती है। आप मुझे बताइए जो न्यूक्लियर पोर है क्या उसके अंदर किसका मूवमेंट होता है? आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है। आप मुझे बताइए कि जो ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? अच्छा मुझे बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कब हो जाती है? प्रोफेज। रीफॉर्मिंग कब हो जाती है? टीलोफेज। क्या समझ में आया नहीं आया? इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी को? तो अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेज क्या है। अब उसके बाद जो आता है वो क्या आता है हमारा? क्रोमेटिन। क्या पढ़ने वाले हैं? यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। क्रोमेटिन, अच्छा क्रोमेटिन की बात करते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्रोमेटिन क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन क्या होता है बताइए? क्या? हाँ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। वेरी गुड। क्या इसको लिख सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए क्रोमेटिन के बारे में बताइए मुझे। सुनो जरा इधर, जो क्रोमेटिन होता है, अरे इधर देखो भाई, इधर क्रोमेटिन को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया? किसने किया? किसने? फ्लेमिंग ने। किसने किया? तो इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म गिवन। फर्स्ट टर्म गिवन बाय किसने दी थी? किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। क्या आप सभी को क्लियर है? अच्छा क्रोमेटिन वर्ड लिखा है मैंने, क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या आ सकता है? क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या आ सकता है? कंटेंट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या आ सकता है? क्या क्रोमेटिन के अंदर डीएनए आ सकता है? क्या क्रोमेटिन के अंदर प्रोटीन आ सकता है? आप सभी को पता है कि हमारा क्रोमेटिन ही डीएनए है, तो डीएनए से हमारा आरएनए बनेगा। आरएनए से हमारा, क्या मैं यहां लिख सकता हूं डीएनए के बाद हमारा क्या आ सकता है? और आरएनए में और क्या आता है हमारा? प्रोटीन। मुझे बता दो फाइनली जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा होगा? तो हम एक लाइन लिख सकता हूं यहां पर, जो प्रोटीन होगा वो हमारा कैसा होगा? हिस्टोन
प्रोटीन। मुझे बताइए एसिडिक होता है बेसिक होता है? ये बेसिक प्रोटीन होता है। कैसा होता है? बेसिक प्रोटीन। अच्छा जो बेसिक प्रोटीन है इसके अंदर क्या होगा? इसमें मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम कौन सा अमीनो एसिड होगा? आर्जिनिन और लाइसिन। तो मैं इस लिख सकता हूं, इसमें क्या लिख सकता हूं, या मैं इसमें रिच, इसके अंदर रिच ज्यादा क्या होगा हमारा? लाइसिन और आर्जिनिन इसके अंदर हमारा ज्यादा होगा। पहला पॉइंट जो हमारा क्रोमेटिन है। अच्छा मुझे बताइए ये क्रोमेटिन लिखा है मैंने, क्रोमेटिन को न्यूक्लियस के अंदर इसको कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे इसको स्टेन कर सकते हैं, मुझे बता सकता है कोई? डाई से। तो मैं लिख रहा हूं स्टेन। स्टेन किससे करेंगे? स्टेन बाय बेसिक डाई होगी क्या? कौन सी होगी? अच्छा बेसिक डाई का लेने का मतलब क्या है? क्योंकि डीएनए खुद कैसा है? एसिडिक। तो डाई कैसे लेनी पड़ेगी? बेसिक। तो मुझे बताइए कौन सी डाई होगी? नाम बताओ डाई का। एसिटोकार्बिन। कौन सी होगी? एसिटोकार्बिन। ये जो एसिटोकार्बिन होती है ना, ये क्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए एक ये कैसी डाई है? बेसिक डाई है, एसिटोकार्बिन। समझ में आया नहीं आया? अब इसमें क्या होता है, सपोज देखो ये एक न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या हमारा न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन बनाया, और इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा अब इस सेल के अंदर अगर मैं एसिटोकार्बिन को उठा के इस पे डाल दूं, क्योंकि डीएनए कैसा है? एसिडिक, और इसका नेचर कैसा है? अब जब एसिड के ऊपर बेसिक डालो, क्या इसके ऊपर ये एसिड चिपक जाएगा, इसको स्टेन करके इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये होता है, इसको स्टेन करेंगे क्रोमेटिन को किससे? बेसिक डाई से। वो क्या नाम है उसका? एसिटोकार्बिन। क्या आपको समझ में आया नहीं है? एसिटोकार्बिन। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब बात करते हैं जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन कोई मुझे बता सकता है? टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? कौन सा? तुम बताओ कौन से होते हैं? सुनो जरा, क्रोमेटिन की बात करते हैं। क्रोमेटिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर है सभी को? अब सुनो, देखो मैं क्या बना रहा हूं। अच्छा ध्यान से सुनना, क्रोमेटिन के बात करते हैं। क्रोमेटिन कितने टाइप को हम पढ़ के रहे हैं? सेकेंड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं किसका? इंटरफेस के न्यूक्लियस का, स्ट्रक्चर का। अच्छा सुनो, ये मैंने ये बनाया और एक मैंने ये वाला पार्ट बनाया, तो मुझे बताइए कि ये लूज है, कि ये डेंस है? अच्छा ये जो लूज पार्ट है इसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसको? यूक्रोमेटिन। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब इसके फंक्शन निकले, इसके पार्ट लिखने। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? अपना आप याद होगा, ध्यान समझना। अब सुनो, प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, सुनो जरा। मुझे बताइए क्रोमेटिन को पैक करने के लिए कौन सा प्रोटीन काम करते हैं? आप सभी को पता है डीएनए कितने मीटर का होता है? 2 ये बहुत बड़ा डीएनए होता है। अब इसको, ये हमारी सेल जो होती है, क्या ये माइक्रोमीटर में होती है? माइक्रोमीटर नैनोमीटर में होती है। इसको पैक करने के लिए हम इसको पैक किससे करते हैं? पैक्ड बाय हिस्टोन। इसको हिस्टोन प्रोटीन से क्यों पैक इसलिए कर देते? क्योंकि इसको माइक्रोमीटर सेल या नैनोमीटर सेल में डीएनए को रखना है, तो इसको पैक करना पड़ेगा, इसको लिपेटना पड़ेगा। तो अब फाइनली मुझे यहां बताइए, सुनो ध्यान से, ये हमारा यूक्रोमेटिन है। क्या है हमारा? ये हमारा डीएनए। डीएनए मतलब ये हमारा क्रोमेटिन बनाया। अभी क्रोमेटिन 2 टाइप का होता है, मैंने बता रखा है। एक हमारा यूक्रोमेटिन और दूसरा कौन सा होता है? तो एक हमारा क्या है? यूक्रोमेटिन, और दूसरा क्या है? मुझे बताइए, क्या ये फाइनली डीएनए ही है ना हमारा? क्या है हमारा? इस डीएनए को पैक करने के लिए कौन सा प्रोटीन काम करेगा? हिस्टोन। कौन सा काम करेगा? मुझे बताइए, क्या यहां पे डीएनए कम है या ज्यादा है? कम। तो हिस्टोन प्रोटीन कम अटैच होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना। तो मुझे बताइए यहां पर हिस्टोन लेस अमाउंट में होगा या मोर अमाउंट में होगा? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर जो हिस्टोन होगा वो कैसा होगा? लेस हिस्टोन होगा।
क्या आपको समझ में आया? अच्छा, यहां पर हिस्टोन कैसा होगा? मोर, यहां पर मोर हिस्टोन होगा। क्या समझ में आया बेटा? नहीं आया? अच्छा मुझे बताइए, यहां पर हिस्टोन यहां पर हिस्टोन कम है, तो मुझे बताइए कि ये लूजली पैक्ड है या टाइटली पैक्ड है? अरे ये कैसा है? तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये कैसा है? ये लूजली पैक्ड। और ये कैसा है? क्या समझ में आया सभी को? ये इसमें मोर हिस्टोन होगा और ये हमारा टाइटली पैक्ड होगा और ये हमारा लेस स्टोन और लूजली पैक्ड। क्या समझ में आया सभी को? अच्छा एक क्वेश्चन और, जब हिस्टोन कम है तो डीएनए भी कम लिपटेगा, तो डीएनए कम होगा या ज्यादा होगा? तो मैं डीएनए का अमाउंट लेस होगा या मोर होगा? तो यहां पर लिख सकते हैं लेस डीएनए, और यहां पर क्या लिखूंगा? क्या पॉइंट अपना आप याद हो रहे हैं? मोर डीएनए। समझ में आया बेटा? अच्छा एक पॉइंट और, अब मुझे अब आपको सभी को पता है क्रोमेटिन को अगर स्टेन करना है तो मैंने एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, क्रोमेटिन स्टेन बाय किससे होता है? बेसिक डाई। उस बेसिक डाई का नाम क्या है? एसिटोकार्बिन। अच्छा ये एसिटोकार्बिन ही हमारी क्या है? एक बेसिक डाई है। ध्यान से सुनो, अगर मैं इस बेसिक डाई को अगर इसके ऊपर डालूंगा तो मुझे बताइए क्या बेसिक डाई इससे कम अटैच होगी? तो लाइट आएगा या डार्क कलर आएगा? लाइट। अगर इस हमको अगर एसिटोकार्बिन को बेसिक डाई को अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा कि ज्यादा है तो क्या आएगा? डार्क। तो ये कैसा होगा? लाइटली। कैसा होगा? लाइटली। और ये कैसा होगा? डार्क। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब फाइनली आप ध्यान सुनना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो होता है ना ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और ये कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब ये एक्टिव और इनएक्टिव किस बेस पर कहते हैं तो ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताइए ये कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है ये? एक्टिव या मोर एक्टिव? मोर एक्टिव लिख सकते हैं। कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। अच्छा ये कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव बोलो या इसको इनएक्टिव बोलो। क्लियर है सभी को? ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव, यही कैसा होता है? इनएक्टिव। क्या समझ में आ रहा है? अभी क्यों होता है ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताइए क्या ये हमारा डीएनए, ये क्या है हमारा? डीएनए। क्या डीएनए से आरएनए बनता है? अच्छा जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? तो ध्यान से सुनो, आरएनए पॉलीमरेज। तो सुनो ये है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है हमारा? आरएनए पॉलीमरेज। क्या है हमारा? आरएनए पॉलीमरेज। ये मैं इसका नाम क्या है हमारा? आरएनए। अच्छा आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या क्या करता है? क्या आरएनए बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या हमारा डीएनए है? अच्छा जब डीएनए है, डीएनए पे जब ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा क्या डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। क्या बनेगा? इस प्रोसेस को क्या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं? आप सभी को पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है क्या वो इजीली इससे अटैच हो जाएगा? क्या ये डीएनए से फिर आरएनए बन जाएगा? तो ये एक्टिव हुआ या इनएक्टिव हुआ? अच्छा जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या ट्रांसलेशन होता है? क्या मैं बोल सकता हूं ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव? समझ में आया? अच्छा मुझे बताइए ये जो हमारा ये है क्या इस पे आसानी से जुड़ पाएगा? नहीं। तो मुझे बताइए डीएनए से आरएनए बन पाएगा? बन पाएगा लेकिन कम। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है इसको हम सुलझा भी सकते हैं, इसको सुलझा भी सकते हैं। तो फाइनली इसमें आंसर याद रखना, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होता है और जरूरत पड़ने पर इसको सुलझा भी सकते हैं, इसको एक्टिव भी कर सकते हैं लेकिन कम होगा। तो मुझे बताइए सारा फंक्शन क्लियर या नॉट क्लियर? आप मुझे बताइए टाइटली पैक्ड यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड, डार्क, लाइट, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव, डीएनए कम, डीएनए ज्यादा, हिस्टोन ज्यादा, हिस्टोन कम। मुझे बताइए क्रोमेटिन को किससे स्टेन करेंगे? बेसिक डाई, विच नेम?
एसिटोकार्बन। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो ये सारी स्लाइड्स क्लियर है ना बेटा? ये वाली भी हो गया, ये भी हो गया। क्या आज के लेक्चर में कोई दिक्कत आपको समझ में आया? यहां से था है ना? यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सुनो जरा। अच्छा, एक बार और सुनो। जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, मैंने आपको लिखवाया हेट्रोक्रोमेटिन लेस ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव और इनएक्टिव। अब ये लेस एक्टिव और इनएक्टिव, देखो हेट्रोक्रोमेटिन भी 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, बस इसको इतना ही याद रखना है। क्या है, बस सिलेबस में इतना ही है, उसको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप क्या पढ़ते हैं? आप सुनो जरा, क्या पढ़ने वाले हैं मुझे बताइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिनिश कर लिया, और हमने क्या फिनिश किया? क्रोमेटिन। और अब क्या करने वाले हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या करेंगे? तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, और उसके बाद क्या आता है? एक और टॉपिक न्यूक्लियोलस। क्या आता है? न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए पहला पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं? मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है मटेरियल, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, एक बार एनसीईआरटी दिखाना। आज हमने ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, पहले अब यहां तक ही रहने देते हैं, इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और हमारा क्या बच रहा है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। अब कुछ नहीं है, बस खत्म होगा। ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, कितना टाइम हो गया? आधा घंटा है ना, तो सुनते रहो। हैं क्या क्या? ठीक है, ठीक है, करा देते हैं। फिर सुनो जरा, अभी न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस अभी कराते हैं। ठीक है, ये सब पूरा ही फिनिश करा देते हैं। 108 है ना? और आज के लेक्चर, वो जो आज का जो कंटेंट है आपको उसमें दे देंगे। यही है क्या एनसीईआरटी? अच्छा, हमने न्यूक्लियस टॉपिक स्टार्ट किया था। अच्छा सुनो जरा, ये लिख रहा है न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। क्या बताया लाइन? लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लैम। क्या बताया मैंने? अच्छा, फिर लिख रहा है द इंटरफेस न्यूक्लियस या न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। द इंटरफेस न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट डज नॉट डिवाइडिंग, यहां पर इन द न्यूक्लियस डिवाइडिंग डीएनए। समझ में आया? इंटरफेस में हमारा डीएनए डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए उनको स्टडी करना और भी इजी हुआ। तो फिर लिख रहा है हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्लाज्मिन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। बताया था आपको, क्रोमेटिन जो है क्या वो फाइबर थे? न्यूक्लियस के अंदर फाइबर लाइक प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन। क्या उसको इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं? क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है ना। अच्छा, फिर क्या लिख रहा है?
अब देखो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या उसको उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी आर सिंगुलर है तो न्यूक्लियोलस। तो सुनो जरा, न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो हमारी स्फेरिकल बॉडी होती है, मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर। क्रोमेटिन के अंदर बीच में न्यूक्लियोलस, वो स्फेरिकल बॉडी होती है। अभी जो न्यूक्लियोलस होते हैं ना, ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? अच्छा देखो दिखाते हैं फिर, ध्यान से सुनो। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अच्छा हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, मुझे बताइए क्या इसके अंदर क्रोमेटिन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन होता है। अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? तो मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटेन, इसको फिनिश ही कर देते, कंटेन क्या होता है? क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन पढ़ चुके हैं। अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमेटिन। क्या इसके अंदर हमारा डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है? अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या न्यूक्लियोलस भी होता है? क्या होता है इसके अंदर? न्यूक्लियोलस। क्या समझ में आया सभी को? अच्छा क्रोमेटिन हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, क्या इसके अंदर क्या डीएनए और आरएनए भी होता है? क्या इसको मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड का मतलब समझते हो क्या होता है? डीएनए और आरएनए क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है? होता है ना? इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम। तो आपको ये याद रखना है, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो हमारा क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, और हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? तो हमारा ये हमारे क्या प्रेजेंट ये फिनिश होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्या बचता हमारा? न्यूक्लियोलस। क्या बचता हमारा? क्या स्टार्ट करें न्यूक्लियोलस? यस करते हैं स्टार्ट न्यूक्लियोलस, फिनिश करते हैं न्यूक्लियोलस का भी। अरे समझ में तो आ रहा है नहीं आ रहा है? आप सभी को आ रहा है? हैं? कोई नहीं, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। अच्छा आप सभी को पता है न्यूक्लियोलस जो होती है वो हमारी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। स्फेरिकल। अच्छा न्यूक्लियोलस कैसी होती है? अरे बताओ भाई। अच्छा न्यूक्लियोलस जो होती है ना, ये इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? मेम्ब्रेन लेस सेल स्ट्रक्चर होती है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? अब ये इसकी बात सुनते हैं, इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोलस का, सुन तो जरा। देखो न्यूक्लियोलस भी ना, ये हमारा राइबोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम कब बनता है? जब आरएनए और प्रोटीन मिलते हैं तो क्या बनता है? राइबोसोम। और राइबोसोम भी बनाएगा आरएनए। कौन सा बनाएगा? तो मैं लिख सकता हूं जो न्यूक्लियोलस है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? आरएनए में, राइबोसोमल आरएनए। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनो क्या होता है। ये ऐसे नहीं होती है कि ऊपर को नहीं जाएगा कैसे? अच्छी है, तो पूरा मूव हो गया भाई। इस पे क्लिक करना है। अच्छा पेंसिल। कहाँ होगा भाई? अब
अभी अभी नहीं होने का है ना, कोई नहीं कोई नहीं, यहां करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे बना देते हैं और क्या। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। आप सभी को पता है हमारी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज हो जाती है। अच्छा, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, क्या होता है यहां पर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसे प्रेजेंट होता है ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को। अच्छा, आप सभी को पता है हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, तो ध्यान से सुनो। आप सभी को बताइए हमारा क्या है पूरा, साइटो, क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। मुझे बताइए ये क्या है हमारा, न्यूक्लियो प्लाज्म। ये क्या है हमारा पूरा, ये पूरा मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस। क्या बनाया, न्यूक्लियस के अंदर क्या फील होता है, न्यूक्लियो प्लाज्म। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म। अच्छा ध्यान से सुनो। अच्छा, मैंने एक क्या बनाया, ध्यान से, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। देखो ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। हमारे न्यूक्लियस है पूरा डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड, न्यूक्लियो। अब न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर हमारा क्या मिलता है, अब न्यूक्लियोलस। अच्छा, क्या यहां पर ऐसे क्रोमेटिन का फाइबर होता है, क्या क्या होता है क्रोमेटिन का, तो ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोलस के बारे में, सुनो जरा। ये हमारा क्रोमेटिन का फाइबर है, आप सभी को पता है किसका फाइबर है। अच्छा सुनो, ये मैंने लिखा आरएनए और मैंने यहां लिखा प्रोटीन। क्या लिखा, अच्छा प्रोटीन और आरएनए, ये क्या बनाएगा, राइबोसोम। तो सुनो कैसे बनाएगा, देखो जरा राइबोसोम कैसे बनाएगा। क्या इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या आरएनए प्रोटीन चाहिएगा हमें, आप सभी को पता है। देखो ध्यान से, ये हमारा क्रोमेटिन बनाया, क्या क्रोमेटिन से, क्या डीएनए से क्या आरएनए बनता है, क्या बनेगा इससे, क्या बनेगा इससे, आरएनए। तो इस क्रोमेटिन से क्या बनेगा हमारा, ये ऐसे करके बना आरएनए। क्या बना, आरएनए। ये भी आरएनए बनेगा, आरआरएनए। कौन सा बनेगा, आरआरएनए। कौन सा बनेगा, आरआरएनए। क्या ये आप सभी को पता है, क्या ये इसको इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टागोनल डिस्कॉइड। किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। आप सभी को पता है कि ये क्या इसके अंदर हमारा आरएनए और प्रोटीन आ सकता है, क्या आ सकता है। तो आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हमारा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आरएनए होता है। तो आरएनए जो है वो सीधा हमारा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, किसमें जाएगा, तो ये हमारा आरएनए जो है, आरएनए वो सीधा हमारे न्यूक्लियस के अंदर आएगा। आप सभी को पता है कि जो ये आरएनए है, क्या मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आरएनए भी जाएगा और हमारा जाएगा प्रोटीन। क्या जाएगा, आरएनए भी जाता है और हमारा प्रोटीन भी जाता है। जो हम यहां से गया हमारा प्रोटीन, क्या गया, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर प्रोटीन आ चुका है क्या, और यहाँ पर क्या है, तो दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम। तो ये ऐसे करके ये हमारा किसका फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया नहीं आया। अच्छा,
आप मुझे बताइए राइबोसोम को एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है हमारी स्मॉलर सब यूनिट। इसको बाइंड करने का काम कौन सा आयन करता है? विच आयन बाइंडिंग ऑफ सब लार्जर यूनिट एंड स्मॉल सब? मैग्नीशियम आयन। कौन करता है? अब सुनो क्या होता है, देखो ये हमारा मैग्नीशियम आयन जो होता है ना, साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन का जो अमाउंट होता है वो होता है कम। क्या होता है? कम। तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मैग्नीशियम अमाउंट का लेवल क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? तो अब ये क्या करेगा, ये जो हमारी एक बड़ी स्ट्रक्चर ये बाहर आएगी इसके, और ये इससे बाहर आएगी। तो मुझे बताइए क्या एक लार्जर सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट बाहर आ गया? तो क्या इससे लार्जर सब यूनिट और ये हमारी क्या स्मॉलर सब यूनिट, क्या इससे मैग्नीशियम आयन अटैच होगा? तो ये जो हमारा जो बनेगा वो बनेगा 80s। कौन सा बनेगा? 80s टाइप का क्या बनेगा? राइबोसोम। अच्छा 80s में क्या 60 और 40 होता है? क्या होता है? अच्छा 70s में क्या होता है? 50 और 30। और 80 में क्या होता है? 60-40। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सभी को। एक बनता है हमारा 60 वाला और एक बनता है यहां पर हमारा। अब दोनों जब मिलेंगे तो कौन सा बनाएगा वो? क्या आपको समझ में आया है? नहीं आया? तो न्यूक्लियोलस कैसी स्ट्रक्चर? स्फेरिकल। कैसी है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। आप मुझे बताइए जो न्यूक्लियोलस होती है, अच्छा किसका फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोलस? ये किसका करेगा? राइबोसोम। कब करेगा? जब आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा? राइबोसोम। तो पूरा यहां न्यूक्लियस फिनिश। ठीक है, न्यूक्लियस। क्या आप मुझे बताइएगा सबको समझ में आया न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस पूरा फिनिश। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया भी नहीं आया? ठीक है, एक बार एनसीईआरटी फ्री रीड कराते हैं, पूरा एनसीईआरटी रीड करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या यहां तक पहुंच गए थे भाई? यहां तक पहुंच गए थे? देखो एक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का अमाउंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सुनो, ये लिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ, कितनी होती है? 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर। क्या ये समझ में आ रहा है? डेटा, ये डेटा है ना 10 to 50 नैनोमीटर होता है। समझ में आया सभी को? उसके बाद क्या कह रहा है? ये कह रहा है फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट द साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना है, क्या ये बैरियर का काम करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? द आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताया नहीं बताया? एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। क्या बताया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर क्या लिख रहा है? एट ए नंबर ऑफ places the nuclear envelope is interrupted by minute pore which are formed by fusion of to its membrane. These nuclear pore are passage through which movement of RNA and protein molecule take place in the both direction between nucleus and cytoplasm. समझ में आया नहीं है? आ गया समझ में? सब कुछ डायग्राम में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। न्यूक्लियस पर सेल, क्या उसको यूनी न्यूक्लियेटेड बोला? अच्छा, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। समझ में आ सकता है? तो यही क्वेश्चन देखा, सुनो क्या लिख रहा है? कैन यू रिकॉल नेम ऑफ द ऑर्गेनल्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? नेम बताइए। अरे मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल क्या होता है? 2 बता दिए, पैरामीशियम और एंडोस्पर्म और वाउचर, सब बता दिया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो कोई लाइन छोड़ रहे हैं हम? कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमेलियन एंड सिव ट्यूब सेल्स वैस्कुलर प्लांट। वुड यू कंसीडर दीज सेल आर लिविंग? आंसर क्या जाएगा? बिकॉज दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग। क्लियर है सभी को? फिर क्या लिख रहा है? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस बताया, क्रोमेटिन बताया,
एंड न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियो, क्या बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फिर क्या लिख रहा है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियो एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बताया मेम्ब्रेन लेस होती है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, क्या बताया, आरआरएनए का फॉर्मेशन करती है। क्या इसमें एक लार्जर एंड मोर न्यूमेरियस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सुनो जरा, लार्जर एंड मोर न्यूमेरियस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल, अगर सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे तो वो एक्टिवली क्या बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद ये भी पढ़ा दिया ना, हाँ, अच्छा ये नहीं हुआ अभी, ये हिस्टोन ऑन हिस्टोन, ठीक है, तो ये कल होगा शायद। आज इतना तो ये 1 पेज तो क्लियर है ना आपको, क्या एक एक लाइन सबको समझ में आई? अच्छा ये आपको बताए सभी को, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, कहां चला गया भाई, ठीक है कोई नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा ये मुझे तो क्या न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्या डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बताया, अच्छा न्यूक्लियर पोर होते हैं क्या यहाँ पर ऐसे ऐसे, और ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा बताइए, कोई लाइन में दिक्कत हो तो पूछिए, कोई लाइन में कोई पॉइंट में समझ में आया सभी को? लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं लगा? अच्छा अच्छा लगा तो आज इसके नोट सेंड कर दिए जाएंगे, करके लेकर, ठीक है? हाँ बार कोड लेना। सर बेटा बार कोड लेना देखो, ठीक है? सर उसको लैपटॉप को, लैपटॉप मैम उधर करो दीजिए। हो गया? लैपटॉप को करो पहले। और एक क्वेश्चन करके लेकर आना, ठीक है? हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये वीडियो तो सेव करनी है। यहाँ पे आता है टॉपिक कोडिंग बस।